शार्क टैंक इंडिया महज एक मजाक है बिकॉज इट इज नो डिफरेंट देन अनदर रोडीज और अनदर बिग बॉस लाइक रियलिटी टीवी शोज, क्योंकि वहां भी लोग बस टीआरपी के लिए तमाशा करने जाते हैं। एंड यहाँ भी शार्क टैंक इंडिया, वही शो जिसने 2021 के टाइम पर आकर के सबको एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और इनोवेशन के बारे में एक्साइटेड कर दिया था। पर यहाँ पर अब मेन पॉइंट ये है कि शार्क टैंक इंडिया अब वो नहीं रहा जो इनिशियली हमें प्रॉमिस किया गया था। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता था कि इंडिया में एक्चुअली में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। एक ऐसा देश जहां हमेशा 9 to 5 जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स को ही प्रायोरिटी दी गई है। बट धीरे धीरे टाइम के साथ समथिंग फंडामेंटली चेंज अबाउट दिस शो। अब ये शो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कम एंड टीआरपी के बारे में ज्यादा हो गया है। एंड इस वीडियो में मैं ये ब्रेक डाउन करूंगा कि ये कैसे हुआ, विथ रियल एग्जांपल्स, रियल डेटा एंड रियल फाउंडर एक्सपीरियंसेस। एंड हम इसे 3 क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। क्या ये शो एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंडली है? क्या ये सही में एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग दिलवा रहा है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये शो एंटरप्रेन्योरशिप को एक्चुअली में प्रमोट करने आया है या सिर्फ मार्केटिंग का सोर्स बनकर रह गया है? एंड इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि शार्क टैंक इंडिया अब एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये बस एक मार्केटिंग का सोर्स बनकर रह गया है। एंड मेरे पास इसका प्रूफ है। जब शार्क टैंक इंडिया पहली बार दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था तो ये एक्चुअली में रिवॉल्यूशनरी था इंडियन टेलीविजन के लिए। जिस शो ने आम लोगों को अपने बिजनेस प्रपोजल को बड़ा बनाने का मौका दिया है, शार्क टैंक अब आ गया है इंडिया में। इस शो ने नए नए कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस कराए, जैसे कि स्टार्टअप वैल्यूएशन, इक्विटी डिल्यूशन, सीड फंडिंग या फिर मार्केट पोटेंशियल, सब कुछ इंडिया के मिडिल क्लास लिविंग रूम में। पहली बार इंडिया में लोग घर में बैठे बैठे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऐसे कंसेप्ट जो उस समय से 1 साल पहले तक बिल्कुल फॉरेन लगते थे। एंड शो की टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। मेक इन इंडिया कैंपेन ने ऑलरेडी बिजनेस एम्बिशंस के बीज जो थे लोगों के दिमाग में प्लांट कर दिए थे। एंड शार्क टैंक इंडिया उसी टाइम पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में आया जो उन ड्रीम्स को वैलिडेट करता था। एंड सीजन 1 ने जेन्युइनली उन प्रोमिसेस को डिलीवर किया, पिचेस डाइवर्स थे, इनोवेटिव टेक सॉल्यूशन से लेकर के नीश प्रोडक्ट्स तक। लोग जेन्युइनली ऐसे आइडियाज को पिच कर रहे थे ना जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। बट यहाँ पर ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई। सीजन 1 के बाद कुछ शिफ्ट हुआ। अश्नीर ग्रोवर, जो कि ओरिजिनल शार्क्स में से एक थे एंड आर्ग्यूबली सीजन 1 के फेस थे, उन्हें शो से रिमूव कर दिया गया। रीजन, उनका हार्श और समटाइम्स ब्रूटल फीडबैक टेलीविजन के लिए टू अनफिल्टर्ड कंसिडर किया गया। तो बेसिकली प्रोड्यूसर्स ने ऑथेंटिसिटी को हटा दिया रिलेटेबिलिटी के फेवर में। एंड उसके बाद क्या हुआ, शो का धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया प्योर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में। एंड जैसे ही सीजन 2 स्टार्ट हुआ ना, फोकस कंप्लीटली शिफ्ट हो गया एंड सीजन 1 वाली सारी इनोवेशंस चली गई। इंस्टेड अब D2C ब्रांड्स ज्यादा आने लगे। ब्रांड्स जैसे कि फूड, कॉस्मेटिक्स या फैशन, ऐसे ब्रांड्स जो एपिसोड के लाइव होने के इंस्टेंटली बाद सेल्स जनरेट कर सकें। अब ये पॉइंट इतना मैटर क्यों करता है, क्योंकि D2C ब्रांड्स जो होते हैं ना, वो क्विक रिटर्न्स देते हैं। जैसे कि अगर कोई ब्रांड है, कोई फाउंडर है जो अपना D2C ब्रांड लेकर के आया है शार्क टैंक में, और अगर वो नेशनल टेलीविजन पर फीचर हो जाता है ना, और अगर लोगों को उसका प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, तो शो के जस्ट बाद, एपिसोड के जस्ट बाद उसका प्रोडक्ट अचानक से बूम करता है। एंड वो इंस्टेंट रिटर्न्स देता है उस फाउंडर को एंड उन शार्क्स को जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था। जबकि दूसरे बिजनेसेस जैसे कि टेक स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर इनोवेशंस या फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस ना टाइम लेते हैं एंड इमीडिएट रिटर्न्स नहीं दे पाते, जो कि एक स्नैक्स का ब्रांड एपिसोड के जस्ट लाइव जाने के बाद दे देता है। एंड ये वही टाइम था जब शार्क्स ने इनोवेशन के बारे में कम, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कम और अपने खुद के इंस्टेंट रिटर्न और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दिया था। अब मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं जो कि ये परफेक्टली इनकैप्सुलेट कर देगा कि शार्क टैंक इंडिया के साथ एक्चुअली में क्या गड़बड़ है। सीजन 2 में ना एक मेकअप ब्रांड आया था जिसका नाम था रिकोड स्टूडियोज एंड जिनके फाउंडर्स थे राहुल सचदेवा एंड धीरज बंसल। मैं राहुल सचदेवा, उम्र 36 साल, शहर पंचकुला से आया हूँ। हाय शार्क्स, मैं धीरज बंसल, उम्र 45 साल, लुधियाना से आया हूँ और हम हैं फाउंडर रिकोड स्टूडियो। एंड इन्होंने एक सॉलिड बिजनेस बिल्ड किया था। लास्ट ईयर इनका 15 करोड़ का रेवेन्यू था, हाई मार्केट वैलिडेशन था एंड ऑलरेडी हाई प्रोफाइल वेंचर कैपिटल से ये फंडिंग रेज कर चुके थे। उनका 70 to 75 लाख का प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल था। बट यहाँ पर जो हुआ ना, उसने मेरे तो होश ही उड़ा दिया। शार्क्स में थी उस टाइम पर विनीता सिंह, जो कि सुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर है, रिकोड स्टूडियो का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। एंड जब रिकोड स्टूडियो के फाउंडर्स पिच करने आए तो विनीता ने साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपने कॉम्पिटिटर में क्यों इन्वेस्ट करें। एंड नमिता थापड़ एंड अमन गुप्ता ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया सेम लॉजिक यूज करते हुए, और ये कहा कि वो अपने फ्रेंड के बिजनेस कॉम्पिटिटर्स में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो एज अ प्रिंसिपल
मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी भी अपने अच्छे दोस्त, जैसे नमिता ने बोला, कंपटीशन में नहीं करूंगा, चाहे वो पैसा बनाए ना बनाए, बट दोस्ती बहुत जरूरी। बट रुको, ये लोग खुद को प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं एंड एक्चुअली एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। बट ये लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे ले रहे हैं? पर्सनल लॉयल्टी के बेसिस पे। टू बी ऑनेस्ट, ये क्लियरली दोगलापन है। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ अब। एंड इसके बाद मुझे लगा था कि इससे ज्यादा बुरा क्या ही होगा इस शो में, बट आगे और भी बुरा होता है। विनीता सिंह ने अपनी कंपनी सुगर कॉस्मेटिक्स को सेम सीजन के फिनाले में पिच किया। मेरा नाम है कौशिक और मैं हूँ विनीता और हम हैं को-फाउंडर्स शुगर कॉस्मेटिक्स के। एंड उसने पिच किया था 1 करोड़ फॉर 2% ऑफ द इक्विटी। आज हम मांगने आए हैं 1 करोड़ रुपए फॉर 2% इक्विटी इन द बिजनेस। बट दूसरे शार्क्स ने क्या किया? उसके वैल्यूएशन को ड्रामेटिकली इंक्रीज करके 1 करोड़ फॉर 2% इक्विटी से लेकर के 5 करोड़ फॉर 5% इक्विटी तक ले गया। 5 करोड़ रुपए देता हूँ 5% के लिए। हम आपको 5 करोड़ दे देते हैं फॉर 5%। डन। अब इसके ऑप्टिक्स के बारे में सोचो। रिकॉर्ड स्टूडियोज, एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस जो कि एक्चुअली में मार्केट में चल रहा था, सिर्फ इसी के लिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो विनीता का कॉम्पिटिटर है। जबकि विनीता के खुद के बिजनेस को 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिलता है, जो कि सीधा एक मैन्युफैक्चर्ड फिनाले मोमेंट लग रहा था मेरे को। शो ने लिटरली एक लेजिटिमेट बिजनेस को रिजेक्ट कर दिया शार्क्स के खुद के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एंड उसी पर्टिकुलर टाइम से मुझे रियलाइज हो गया ना कि ये जो शार्क टैंक इंडिया है, ये कोई इन्वेस्टमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इट्स ऑल अबाउट कि शार्क्स खुद को कैसे प्रमोट कर सके, उनके लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन करके रह गया है ये। एंड अब इसे कंपेयर करो उसी सीजन के जेन्युइनली स्ट्रगलिंग स्टार्टअप्स के साथ। फ्लैट हेड, एक ऐसा फुटवेयर ब्रांड जो कि 3.4 करोड़ का सेल कर रहा था, बट ड्यू टू सम रीजंस लॉसेस में था। उसी शार्क्स ने क्या कहा पता है? तुम ये काम बंद करो और जा करके एक जॉब ढूंढो। आपने जॉब ढूंढने की कोशिश की? बट मैं बताता हूँ, बुरा नहीं होता जॉब ढूंढना। इट्स नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। कोई सपोर्ट नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं, सीधा ब्रूटल रिजेक्शन। अब इसका कॉन्ट्रास्ट देखो, एक ऐसी कंपनी जिसके पास पोटेंशियल था एंड एक्चुअली में स्ट्रगल कर रही थी, वो नेशनल टेलीविजन पर सबके सामने ह्यूमिलिएट होती है बहुत भयानक तरीके से। जबकि एक ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ मॉक पिच देने आई थी, उससे उस सीजन का सबसे बड़ा पिच माना गया, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट दिया गया। एंड ये सारी चीजें ना कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाह रही हैं। ये शो जो है शार्क टैंक इंडिया, या एंटरटेनमेंट एंड ड्रामा को ज्यादा वैल्यू देता है एंटरप्रेन्योरशिप और एम्बिशन से। एंड अब यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने वो स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो कि सारी चीजें चेंज करके रख देती हैं। प्राइवेट रिसर्च डेटा के अकॉर्डिंग शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 के जितने भी प्रॉमिस डील्स थे, उसमें से केवल 40 to 41% डील्स को ही एक्चुअली में कंप्लीट किया गया। 65 सॉफ्ट कमिटमेंट्स में से केवल 27 to 28 को ही फाइनलाइज किया गया। एंड अगर इसे वैल्यू टर्म्स में बताऊं ना, तो सीजन 1 में 40 करोड़ का प्रॉमिस किया गया था, बट इन्वेस्टमेंट कितना किया गया? केवल 17 करोड़। एंड मैं ये बात रिपीट करता हूँ, नियरली 60% ऑफ द फंडिंग कभी मटेरियलाइज हुए ही नहीं। एंड सीजन 2 के लिए, जो कि मार्च 2023 में कंप्लीट हुआ था, टोटल 166 कंपनीज ने इसमें पिच किया था। एंड इनमें से केवल 115 ने ही डील कमिटमेंट सिक्योर किया था। बट जून 2023 तक सिर्फ केवल एक कंपनी वीएस मानी एंड को, जो कि एक कॉफी ब्रांड है, उसको एक्चुअली में मनी रिसीव हुआ एंड पेपर वर्क फाइल हुआ। एंड अब ऐसा हो क्यों रहा है? शार्क्स जो है वो डिलिबरेटली फंडिंग को डिले करते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि जो शार्क टैंक इफेक्ट है वो काम कर रहा है या नहीं। अगर इसको सिंपल टर्म्स में बताओ ना, शार्क्स ये चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपनी एक्सप्लोड हुई या नहीं, उसके सेल्स में बूम आया कि नहीं, और अगर आया होता है तो शार्क्स उनसे रीनेगोशिएट करते हैं कम दाम पे, कम वैल्यूएशन में इक्विटी खरीदने के लिए। और अगर वो पर्टिकुलर ब्रांड एक्सप्लोर नहीं होता है, उसका रीच नहीं बढ़ता है बिल्कुल भी, तो शार्क्स उसे कंप्लीटली घोस्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद फाउंडर्स अपनी हॉरर स्टोरीज के साथ आने लगे। एक फाउंडर श्रद्धा और मोहित, जो कि एक ब्यूटी ब्रांड लेकर के आए थे, जो कि शार्क्स को बहुत पसंद आया। 2 शार्क्स ने जॉइंट कमिटमेंट पे उन्हें चेक भी लिखा। 1 साल बाद नो फंडिंग, नो कम्युनिकेशन, सिर्फ साइलेंस। एंड यहाँ पर एक चीज है जो कि मुझे बहुत ज्यादा डीपली बॉदर करती है। इस शो को शार्क्स अपने पर्सनल ब्रांडिंग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर ज्यादा यूज करने लगे हैं। शार्क टैंक से पहले जितने भी शार्क्स थे वो ज्यादा अपने बिजनेस सर्कल के बीच में जाने जाते थे, बट जब से शार्क टैंक आया है ना, तब से ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। उन्हें पॉडकास्ट से इन्विटेशंस आने लगे, उन्होंने लिटरली अपना बुक लिखना शुरू कर दिया। स्नीड रोवर के बारे में जानते ही होंगे, उन्होंने अपना बुक दोगलापन लॉन्च किया था। एंड मीनवाइल अपने एक इंटरव्यू में स्नीड रोवर ने यह भी क्लियर किया था कि एज ए इन्फ्लुएंसर जो उन्हें फेम मिला शार्क टैंक के बाद, उससे वो जितना कमा पा रहे हैं ना, शार्क टैंक में एज ए इन्वेस्टर भी वो उतना नहीं कमा पाते थे। ये जो जितना इन्फ्लुएंसर आज की डेट में कमा रहे हैं ना, तुमको असली में पता लग गया ना, तुम रो दोगे। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA, बैंक, स्टार्टअप, कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी शार्क्स हैं ना, उनके पास अपना पर्सनल मोटिव है। उन्हें आना है शो पर, अपना इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो उनके ऊपर है। डिजिटल एज में
अटेंशन ही करेंसी है। तो जितना ज़्यादा अटेंशन होगा, जितना ज़्यादा तुम्हारे पास फेम होगा, उतना ज़्यादा तुम पैसे कमा पा रहे होगे। जैसे कि स्नील ग्रोवर ने कहा था, तो शार्क्स का मेन गोल ही यही है, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, नथिंग एल्स। तो अब इस पूरी वीडियो का बॉटम लाइन यही है कि शार्क टैंक इंडिया अब एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक शो नहीं रहा, ये बस एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन करके रह गया। बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या D2C ब्रांड्स के लिए एक्चुअली में वैल्यूएबल है? तो इसका आंसर है हाँ, शार्क टैंक इफेक्ट रियल है। एंड शार्क टैंक एपिसोड रिलीज होने के जस्ट बाद अगर तुम्हारा वैसा कोई प्रोडक्ट है जो कि बूम कर सकता है, तो वो एक्चुअली बूम करेगा एंड तुम्हारे सेल्स भी बढ़ेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम्हारा किसी और तरह का बिजनेस है तो तुम भी शो में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट की उम्मीद से मत जाना। ये शो है पूरा मार्केटिंग के लिए, तुम्हारे लिए भी एंड शार्क्स के लिए भी। तो अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तो यहाँ शार्क टैंक इंडिया मत जाओ, कहीं और चले जाओ। अगर तुम्हें नहीं पता है कहाँ जाना है, तो इस वीडियो मैंने बता दिया कहाँ जाना है। चलो वहीं मिलता हूँ तुमसे, बाय।